हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सरकारी योजनाएं, रिपोर्ट्स एवं सूचकांक देखेंगे। चलिए बताते हैं। ये दृष्टि आईएएस की पहला संस्करण है और ये काफ़ी बेहतर आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होगा। बहुत ही अच्छी बुक है और सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। पहले हम लोग इसकी विषय सूची समझते हैं। भारत सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, बिहार सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना, राजस्थान सरकार की योजना और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना। तो यहाँ पर आपको भारत सरकार की योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हम बताएंगे। साथ में ये जो बिहार और जो बाकी राज्य हैं इनका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, और यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स एवं सूचकांक देखने को मिलेगा और अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए कंप्लीट करा देंगे पूरा को पूरा। चलिए, भारत सरकार की योजनाएं और इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स। सरकारी योजना से संबंधित परिभाषा एवं तथ्य हम लोग समझेंगे इधर। अक्टूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजना के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने योजनाओं की संरचना और वित्त पोषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। केंद्र सरकार की योजनाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं: केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना का प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है तथा इनका संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में आने वाले विषयों से है। इन्हें संघ सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और ये संघ सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। आगे देखते हैं। केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है और इनकी आर्थिक लागत को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यतः साझा किया जाता है। उपसमूह ने सिफारिश की थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कोर और टेक्निकल योजनाओं में विभाजित किया गया है। समझते हैं। कोर योजनाएं, इसमें वह केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं जिनका एजेंडा राष्ट्रीय विकास है। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना। कोर ऑफ कोर योजना, वे योजना जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिए आवश्यक है और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिए उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से आधारित है। लिखित योजनाएं, इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है तथा वे इसका चला रहा है। यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा, क्या इतना ही काफ़ी है। स्वतंत्र हैं। इन योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को एक मुश्त राशि आवंटित की जाती है। इस तरीके से लिखा है यहाँ पर। यह इतना ही काफ़ी है, आप देख लेना। कोर ऑफ कोर योजनाओं का वित्त पोषण अपने पूर्ण रूप में भी जारी रहेगा। कोर योजनाओं के संबंध में वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा: उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 90-10 में लागत साझा होगी। अन्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य 60-40 में लागत साझा करेंगे। जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार का 100% और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण जारी होगा। वैकल्पिक योजनाओं के लिए वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा। चलिए बताते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 80-20 में लागत साझा होगी। जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार द्वारा 100% और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में 80-20 में लागत साझा होगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को निर्मित करते समय केंद्रीय मंत्रालय राज्यों को घटकों के चयन में लचीलापन प्रदान करेंगे, जैसा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत उपलब्ध है। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध टैक्सी फंड
को राज्यों के लिए 10% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25% और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए 30% कर दिया गया, ताकि राज्य और संघ राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें। बजट 2021-22 के अनुसार कोर योजनाएं निम्न है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मनरेगा बोलते इसको। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, अनुसूचित जनजातियों के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम, अन्य वंचित या कमजोर समूह के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं देखेंगे। मुख्यमंत्री अवधि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना प्रारंभ की गई। यह योजना यूपीएससी, पीएससी, जेईई, एनईटी और अन्य परीक्षा उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्रता के आधार पर विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करेगी, ताकि वे डिजिटल शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले अनाथ बच्चों को लालन पालन के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया। योजना हेतु 0 से 18 आयु वर्ग के लिए वे सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो गई और उसके पात्र हैं। बाल देख रेख संस्थाओं में आवासित 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के देखभाल 4000 प्रतिमाह दिए जाएंगे और प्रदेश सरकार सभी बालिकाओं के विवाह हेतु 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बीपीएल परिवार को जिनकी आयु रुपये 2 लाख से कम है की बालिकाओं हेतु उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50,000 तथा बेटी की मां को 5,100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त बेटी के कक्षा 6 में पहुँचने पर 3,000, कक्षा 8 में पहुँचने पर 5,000, कक्षा 10 में पहुँचने पर 7,000 तथा कक्षा 12 में पहुँचने पर 8,000 दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत एक परिवार की 2 बेटियों को ये आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2020-21 में 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बाकी आप इससे गूगल पे देख लेना, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा। आगे और देखते हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की समस्याओं को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना आरंभ की गई अभी हो गई ना सही के। चलिए, इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इस योजना हेतु रुपये 100 करोड़ की राशि बजट में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना, ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के समय सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्त वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना क्रियान्वित की गई। योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, इसको CAG बोलेंगे, आरंभ 21 फरवरी 2019 को, उम्र 11 से 14 वर्ष। उद्देश्य उचित पोषण एवं विशेष देखभाल, किशोरी दिवस प्रत्येक माह की 8 तारीख को। विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना 24 जनवरी 2019, उद्देश्य क्या इसका देखते हैं। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु योजना के घटक कौशल वृद्धि प्रशिक्षण और टूलकिट वितरण और मार्जिन मनी ऋण, ये सब। ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना, और ये भी 2019 में शुरू हुई थी। ग्रेटर नोएडा से डिजिटल माध्यम द्वारा स्थित जो बुलंदशहर में, लागत यहाँ पर
12,616 करोड़ के समथिंग। ठीक है, चलिए आप गूगल से सर्च कर लेना ये वाला। अब हम लोग बिहार सरकार की योजना देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आगे इन सबको ना देखते हुए हम लोग जो अभ्यास प्रश्न है उसको देखेंगे। अब यहाँ पर ये हुआ है सारा रिपोर्ट सेवन सूचकांक के बाद फिर अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट सेवन सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020, भारत का रैंक यहाँ पर कितना होगा 63 2019 में इस तरीके से, और यहाँ पर 30 में न्यूजीलैंड था। तो अब आपको क्या करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब आप 2023 और 24 का डाटा चेक करें गूगल पर और नोट कर लें अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मानव पूंजी सूचकांक, इसका भी डाटा 2024 का देखें या फिर 2023 का देखें। ठीक है, फिर लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सूचकांक, इसका भी डाटा देखें दोस्तों। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का ये भी देखें आप लोग, डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका भी देख लें। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है लग रहा है। ठीक है, तो आप इसका न्यू देख लें, क्योंकि जितना भी ये डाटा लिखा है इससे न्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, विश्व बैंक के बारे में देख लें, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो ये जो संगठन, ये वाला संगठन है इसका। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। क्या नोट करना है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट GEP रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लें। फिर आपको ये सारे करने, सारे वैसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके UPSC में एंड UPSC में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सर्च कर लें और गूगल पर अपना ये सब बना लें रिपोर्ट का सारा डाटा। ठीक है, रेमिटेंस रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज कवरेज इंडेक्स वगैरह, ये भी विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन लॉन्च करता है। ठीक है, और ये सब ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये सब 2020-21 का ही दिख रहा है दोस्तों। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है पर डाटा पुराना है, लेकिन इससे न्यू डाटा बनेगा दोस्तों। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।